बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4, इसमें हम टॉपिक लास्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और अब हम इसमें आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये हमने इसको डिटेल से देखना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड यानी दोनों में फ़र्क भी क्या है, और इसका इम्पैक्ट जो होता है हमारी बॉडी पे क्या होता है, उसको हम सिस्टमेटिकली लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे पहले हमने देखना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ब्लड प्रेशर इज़ द मेजर ऑफ फोर्स। ब्लड प्रेशर is the measure of force with which क्या होता है कि blood pushes up against the blood vessels, against the blood vessels. What is blood pressure? Blood pressure is the measure of force with which blood pushes up against the blood vessels is called what? Blood pressure. अब इसमें याद रखना कि जो ब्लड प्रेशर है ये ब्लड को फ्लो कंटिन्यू रखता है हार्ट से कहाँ तक, ऑल द वे, यानी पूरे बॉडी के अंदर जो ये पूरा ब्लड का फ्लो होता है कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ द बॉडी तक, हम कहते हैं ये कंटिन्यू रहता है। ये किसकी वजह से होता है? मेनली ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर keep flowing blood from the heart, ब्लड प्रेशर जो होता है जारी रखता है फ्लो ऑफ ब्लड को कहाँ से? हार्ट से, टू ऑल कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द बॉडी, टू ऑल कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द बॉडी। यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ये ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कैपिलरी नेटवर्क क्या होता है अप टू द टिश्यू लेवल, जब हम कहते हैं ना कि क्या होता है कैपिलरी नेटवर्क होता है वहाँ तक कि ब्लड को पहुँचाता है। तो इसी से हमने अब आगे चलना है। अब हमने ये पहले बताना होगा स्टूडेंट्स के सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? सिस्टोलिक प्रेशर की। सिस्टोलिक का लफ्ज़ आते ही आपके जहन में क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है। और कॉन्ट्रैक्शन जब हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे हमेशा, जब सिस्टोलिक प्रेशर की बात की जाती है दैट इज़ वेंट्रिकल सिस्टोल कहेंगे इसको हम, वेंट्रिकल सिस्टोल। ये वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाता है। यानी ये वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होती है? वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट कहाँ पे होगा? हाईएस्ट इन एओर्टा। ये हार्ट से जैसे ब्लड निकलेगा तो हाईएस्ट किस में होगा? एओर्टा में होगा। और ग्रेजुअली ये रिड्यूस होगा, ग्रेजुअली ये क्या होगा? रिड्यूसेस इन आर्टरीज में ये ग्रेजुअली क्या होता है? रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें एक अहम चीज़ आपको साथ साथ पता चले कि पल्स किसे कहते हैं। पल्स जो आप जिसको यहाँ से देखते हो ना, ये क्या होती है? यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है? रेडियल आर्टरी कहते हैं। यहाँ पे आप पल्स यानी नब्स को आप फील करते हो, तो पल्स के बारे में आपको पता हो कि वॉल्स जो होती है ना, द वॉल्स of arteries
आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, इसके बारे में आपको मालूम हो ये क्या होती हैं, ये इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। और फ्लो इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है एंड द फ्लो ऑफ ब्लड, इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा किसमें, आर्टरीज में, ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेचेस, स्ट्रेच करता है किस चीज़ को, ये आर्टरीज को, स्ट्रेचेस देम, इनको ये स्ट्रेच करेगा। और ये कैसे फील होगी, इट फेल्ट एज पल्स, ये किस सूरत में आपको फील होगी, ये पल्स की सूरत में आपको फील होगी। तो वॉल्स जो होती है आर्टरीज की, आपको क्या पता है, इलास्टिक होती है, इसकी हमने एनाटॉमी डिस्कस करनी है, आपके सिलेबस में शामिल है, ब्लड वेसल्स भी, और ये हेल्प करती हैं फ्लो ऑफ ब्लड। इसकी वजह से ब्लड क्या होता है, ये इलास्टिक होने की नेचर की वजह से क्या होगा, स्ट्रेच होगी इसकी वॉल्स, फिर उसके रिजल्ट के तौर पर हमें क्या फील होगी, पल्स फील होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, कहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे नब्स देखते हैं, ये रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ से हम pulse को फील करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने क्या बताना, ये सिस्टोलिक प्रेशर आ गया, इसके बाद आ जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक, यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर के लिए हमने क्या था, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब यहाँ पे हमने क्या कहना है स्टूडेंट्स, ये डायस्टोलिक प्रेशर के लिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली ये रिलैक्सेशन फेस है, इसको हमने वेंट्रिकल्स डायस्टोल, वेंट्रिकल्स डायस्टोल कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, रिलैक्सेशन फेज हम इसको कह सकते हैं, रिलैक्सेशन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की क्या होती है बेटा, रिलैक्सेशन फेज होती है, यानी हार्ट के वेंट्रिकल्स खास तौर पर मेनली यहाँ पे हम रेफरेंस देते होते हैं किसका, रिलैक्सेशन का, यानी डायस्टोल का रेफरेंस देते हैं। ये अब एक्सर्ट प्रेशर नहीं करेंगे किस में, ब्लड का इनटू द आर्टरीज। तो हमने ये बताना है कि ये रिलैक्सेशन फेज होता है कार्डियक साइकिल का, यानी यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, तो लिहाजा इज नॉट एक्सर्टिंग प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, नॉट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन ब्लड किस में, इन आर्टरीज एंड प्रेशर उसकी वजह से क्या होगा, एंड प्रेशर फॉल्स, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देंगे। प्रेशर ख़त्म नहीं होता बल्कि प्रेशर फॉल्स, प्रेशर गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में हम जब लेते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल की बात की जाती है, नॉर्मल इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में आपको वैल्यूज़ के बारे में पता हो कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा, सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा, याद रखिएगा ये mm ऑफ Hg में लिया जाता है, 120 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा, डायस्टोलिक प्रेशर बच्चों इसकी रेंज होती है, यानी ये 75 to 85 mm ऑफ Hg लिया जाता है इस तरह से। और इसी तरह से अब जो लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है, 120/80, 120 सिस्टोलिक, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 80 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब इसमें याद रखना स्टूडेंट्स कि हार्ट पंप करता है ब्लड, और ब्लड किस में जाता है, इनटू द आर्टरीज जाता है।
तो इसमें जो प्रेशर में कमी आती है उसकी रीज़न भी हमें मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिक्लाइन इन प्रेशर, कि प्रेशर में डिक्लाइन होने की रीज़न क्या होती है। डिक्लाइन इन प्रेशर, डिक्लाइन इन प्रेशर, इसकी रीज़न आपने बतानी होती है, इसकी रीज़न क्या होती है। तो रीज़न बताएंगे कि जो भी सक्सेसिव पार्ट्स होते हैं सिस्टेमिक सर्किट के, इन सक्सेसिव पार्ट्स ऑफ सिस्टेमिक सर्किट। अब सिस्टेमिक सर्किट के बारे में आपको पता हो सिस्टेमिक सर्किट क्या होता है, यानी हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टुवर्ड्स द हार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और सर्किट क्या कहलाएगा, सिस्टेमिक सर्किट कहलाता है। तो इन सक्सेसिव पार्ट्स ऑफ सिस्टेमिक सर्किट इज द रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस में होती है, बिटवीन द ब्लड फ्लोइंग, between the blood flowing and walls of blood vessels। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो डिक्लाइन होता है प्रेशर में, ब्लड प्रेशर में, उसकी रीज़न क्या होती है, सक्सेसिव पार्ट, जैसे जैसे हम हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ जाते हैं सिस्टेमिक सर्किट के, तो नतीजा क्या होता है, फ्रिक्शन होती है बिटवीन द ब्लड फ्लोइंग एंड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड फ्लो कर रहा था और किसके दरमियान, ब्लड वेसल्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है। ये वजह बन जाती है एक ख़ास किसकी, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर की। और फिर इसके बाद हम बताते हैं कि जो ब्लड जो है मूव करेगा, हमेशा याद रखिएगा, बस क्या होगा कि ब्लड जो है ये मूव करता है कहाँ से, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। तो इस तरह याद रखिएगा कि ब्लड जो फ्लो करेगा, मूव करेगा फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, ये हमेशा मूव करता है। अब इसमें एक और अहम चीज़ याद रखिएगा कि ये जो डिफरेंस होता है किस में, दो तरह का प्रेशर हमने बताया, एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। याद रखिएगा कि जो डिफरेंस है, द डिफरेंस, ये बड़ा अहम पॉइंट है, द डिफरेंस इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का, ये क्या होगा, ये डिमिनिश हो जाएगा, diminishes in capillaries and veins। वेन्स और कैपिलरीज में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का फ़र्क जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है कैपिलरी। इसी वजह से हमने अभी बताया था कि पल्स जो फील हम करते हैं वो किस में फील करते हैं, हम आर्टरीज में फील करते हैं। और रीज़न क्या होती है, इलास्टिक नेचर, और उसकी दूसरी रीज़न क्या होती है कि ये हार्ट जब पंप करता है ब्लड किस में जाता है, एयोटा से आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरीज से फिर आगे फर्दर आर्ट्रियोल्स, और फिर उसके बाद कैपिलरीज में जाएगा। तो जैसे जैसे ये ब्लड फ्लो करता है, बताया हमने फ्लो ब्लड की किसकी, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, प्रेशर जो होता है इसका ब्लड का क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि डिफरेंसेस जो होते हैं ये बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो ख़त्म हो जाता है कैपिलरीज में और
वेन्स में। दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, वो हम किस तरह फील करते हैं, वो पल्स की सूरत में फील करते हैं। यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर बिल्ट हो रहा है, हायर प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू हमने क्या बताई है 120 mmHg। तो ब्लड वेसल्स क्या हो रहे होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक होने के नाते डायलेट हो रहे होते हैं। और इसी तरह से डायस्टोलिक में क्या होता है, हार्ट के वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो लिहाजा प्रेशर किस पे, आर्टरीज की वॉल पे भी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो हम उसको डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। तो लिहाजा इसको हमने ये ब्लड वेसल्स का डायलेट होना और फिर कम डायलेट होना, इसको हम कैसे फील करते हैं, पल्स की सूरत में फील करते हैं, जबकि कैपिलरीज और वेन्स में आप पल्स को फील नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस होता है वो इन ब्लड वेसल्स में ख़त्म हो जाता है। तो ये इसकी मेन रीज़न होती है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको क्लियर हो। अब हमने इसके बाद मज़ीद एक स्टेप आगे जाना कि बाकायदा के जो हमारे बॉडी में जो बाकायदा एक मैकेनिज़्म है, यानी इंटरनली ब्लड प्रेशर नेचर की तरफ से हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कंट्रोल होता है, उसके लिए हमने अभी रेफरेंसेस आपको देने हैं किस चीज़ के, बैरो रिसेप्टर के बारे में अब हमने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम आएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। बैरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स को आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर। हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स, इसको और क्या कहते हैं आप, ये क्या होते हैं, एग्जांपल किसकी है, ये मैकेनो रिसेप्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ते हैं ना आप नर्वस सिस्टम में भी। आप जब रिसेप्टर्स की बात करते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स भी होते हैं, फोटो रिसेप्टर भी होते हैं। तो ये बेसिकली इसका ताल्लुक किससे है, मैकेनो रिसेप्टर से इसका ताल्लुक है। ठीक है जी। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले इसकी क्या बतानी होती है आपने, लोकेशन। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, वॉल्स ऑफ द एओर्टा, वॉल्स ऑफ एओर्टा, और फिर इसी तरह से और कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस। ये इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे शो करना चाहें तो इस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल एओर्टा के बारे में आपको मालूम हो, ये एओर्टा इस तरह से डिसेंट डाउनवर्ड आती है तो क्या बन जाती है, डॉर्सल एओर्टा। और फिर इसी से फिर आगे हम यहाँ पे ये शो करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये हमने क्या शो किया है, इसको, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कैरोटिड साइनस का नाम देंगे। और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं वॉल ऑफ द एओर्टा। तो ये दो पोजीशंस आपको बताई गई हैं किसकी, ये कैरोटिड साइनस, और ये इस पर कौन सी पोजीशन आएगी, एओर्टा में इसकी पोजीशन आ जाएगी किस इसकी, ये जो हाई ब्लड प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो इसके आगे लोकेशन। अब देखिए ये किस चीज़ को सेंस करता है, ये बेसिकली सेंस करेगा द ब्लड प्रेशर, इसने सेंस करना होता है, ब्लड प्रेशर को सेंस करना होता है। और सेंस करने के बाद ये रिले करेगा इंफॉर्मेशन, रिले द इंफॉर्मेशन कहाँ जाएंगी, टू ब्रेन की तरफ जाएंगी। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो होगी ये मूव करेंगी टुवर्ड द ब्रेन से। फॉर एग्जांपल सिंपली हम यहाँ पे ये ब्रेन का स्ट्रक्चर यूँ शो करते हैं। तो इसके साथ आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन यहाँ से कहाँ जा रही है, टुवर्ड द ब्रेन। ये ब्रेन की तरफ यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है टुवर्ड द ब्रेन। तो अब इसमें हमने
ये देखना होगा कि नेक्स्ट जो स्टिमुलेशन होगी किसकी होगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन होगी इसमें, यानी सेंस करता है कि क्या चीज़, बैरोरिसेप्टर किस चीज़ को, ब्लड प्रेशर को रिले करेगा, इंफॉर्मेशन किसको देगा, ब्रेन को देगा। अब उसके बाद जब ब्रेन की तरफ चलेगी तो स्टिमुलेशन नेक्स्ट हमें क्या बताना होगा कि स्टिमुलेशन ऑफ किसकी होगी, स्टिमुलेशन ऑफ पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स, स्टिमुलेशन होगी किस चीज़ की, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की। और ये क्या कॉज करेंगे, कॉज क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट के बारे में आपको पता हो कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हम क्या कहते हैं, व्हाट इज कार्डियक, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट वेंट्रिकल्स पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट का नाम देते हैं। क्या कॉज करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा और साथ साथ ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, आल्सो प्रोड्यूस्ड वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स क्या होंगे इसकी वजह से डायलेट होंगे, ब्लड वेसल्स इसकी वजह से डायलेट होंगे, तो प्रोड्यूस्ड वैसो डायलेशन। जब वैसो डायलेशन होगा ये कहाँ पर होगा, याद रखिएगा, ये थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में वैसो डायलेशन होगी, यानी ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसकी वजह से नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, के रिडक्शन हो जाएगी, रिजल्ट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे अगर हम शो करना चाहें तो ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स शो कर देते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, इसके थ्रू मैसेज जो है ये किधर जाता है, टुवर्ड द ब्लड वेसल जाएगा। ब्लड वेसल में क्या होगा, वैसो डायलेशन, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसमें वैसो डायलेशन होगी, वैसो डायलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह ये पहला तरीकाकार इसमें हो गया। इसी तरह से अगर हम कहते हैं फॉल होता है इन ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर क्या होगा, अब डिक्रीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा कि अब ये जो हमने बताया था रिले द इंफॉर्मेशन, वही बात आ जाती है, रिले द इंफॉर्मेशन मीन यहाँ से अब नर्व इम्पल्स होंगी, नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स किधर जाएगी, ये टुवर्ड्स द ब्रेन, वही ब्रेन से ख़ास तौर पर किसको जाके स्टिमुलेट करेगी, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और सिंपैथेटिक नर्व्स जो होंगी वो एक्टिवेट होंगी और उसकी वजह से क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, यानी वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल्स क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी ब्लड प्रेशर फॉल होता है तब भी वो डिटेक्ट करते हैं, बैरोरिसेप्टर और नर्व इम्पल्स किसको देते हैं, मैसेज किधर जाता है, और टुवर्ड द ब्रेन, वहाँ पे किस में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से किधर जाएगा, ब्लड वेसल्स की तरफ, वहाँ पे क्या होगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके रिजल्ट के तौर पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैरोरिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर बेसिकली क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में आपको पता हो, पार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, जिसको टेक्निकली आप क्या नाम दोगे, इसको बैरो
रिफ्लेक्स का नाम देते हैं इसको, और क्या कहेंगे, बैरो रिफ्लेक्स का नाम देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि बैरो रिसेप्टर क्या है। ये बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। सबसे पहले हाई ब्लड आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का हमने रेफरेंस दिया है। हाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में ये इसकी लोकेशन सबसे पहले हमने बतानी है, वॉल्स ऑफ द एओर्टा और कैरोटिड साइनस। यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन शो की है। ये किसको सेंस करते हैं, ब्लड प्रेशर को रिले करते हैं इन्फॉर्मेशन किसको, ब्रेन को। वहाँ पे स्टिमुलेशन होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, जिसको हमने बताया कार्डिक आउटपुट होता क्या है, हमने बताया वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। और फिर उसकी वजह से साथ साथ क्या होता है, ये वेजोडाइलेशन होती है, पूरी बॉडी में वेजोडाइलेशन होती है, ब्लड वेसल डायलेट होते हैं। नतीजा क्या है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो फिर क्या होता है, कम हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है ब्लड प्रेशर में। और इस तरह जब ब्लड प्रेशर कम होगा उसको भी डिटेक्ट करेंगे बैरो रिसेप्टर। इम्पल्स कहाँ जाएगी, जब इम्पल्स के थ्रू रिले होगा मैसेज टुवर्ड द ब्रेन, वहाँ पे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और फिर उसके रिजल्ट के तौर पर यानी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म है। दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर कहता है मेंटेन रहता है। तो ये इस तरह से बैरो रिसेप्टर को हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, और ये इसको टेक्निकली क्या कहोगे, बैरो रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। तो अब स्टूडेंट हम आते हैं किसकी तरफ, ये लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर, या फिर जिसको आप वॉल्यूम रिसेप्टर का नाम देते हैं, उसका क्या रोल है। अब देखिए लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर, लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स, और इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम रिसेप्टर्स। ये वॉल्यूम रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता हो कि इनकी लोकेशन क्या होती है, इन दे आर फाउंड इन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि दे आर फाउंड इन एट्रिया ऑफ द हार्ट, इन एट्रिया ऑफ अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट को हम क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं ऑफ हार्ट, यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा एंड कैरोटिड आर्टरीज में भी ये प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़, ये वॉल्यूम रिसेप्टर्स इसको हम कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, डिटेक्ट करना होता है किस चीज़ को, ब्लड वॉल्यूम इन एट्रिया। ये डिटेक्ट करेंगे किस चीज़ को, ब्लड वॉल्यूम को इन एट्रिया। ये डिटेक्शन हो जाएगी किस चीज़ की, ब्लड वॉल्यूम की, कहाँ पे, एट्रिया ऑफ द हार्ट। यहाँ से सिग्नल जाएगा रिसेप्टर, जहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं, यानी यहाँ से आपने बताना है कि सिग्नल जो होगा, सिग्नल ये बेसिकली कहाँ से, ये फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या आपके पास, वॉल्यूम रिसेप्टर, टू किसकी तरफ जाएगा, ब्रेन की किस पार्ट की तरफ जाएगा, ये भी आपको पता हो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस की तरफ जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है इसके बारे में आपको मालूम हो कि ये क्या करेगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड वेसोप्रेसिन का नाम देते हैं, जिसको आप एक और रेफरेंस से पढ़ते हो, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH का रेफरेंस भी देते हो। तो वेसोप्रेसिन जो है ना, हाइपोथैलेमस से इसकी प्रोडक्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि हाइपोथैलेमस विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली वेसो डायलेशन होगा। और वेसो डायलेशन ख़ास तौर पर आपने रेफरेंस किसका देना है, रीनल वेसो डायलेशन, रीनल वेसो डायलेशन की हम बात करते हैं। रीनल वेसो डायलेशन से मुराद ये किडनी का रेफरेंस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे भी आपको पता है कि एफिरेंट आर्ट्रियोल, और उसके बाद इसमें क्या आता है आपके पास, ये ग्लोमेरुलस की बात की जाती है। तो रीनल वेसो डायलेशन का रेफरेंस आपने यहाँ पे देना होता है। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिज़ल्ट बताएंगे आप
कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसका रिज़ल्ट स्टूडेंट्स ये होगा कि वॉल्यूम जो होगा ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा दैट विल बी इंक्रीजेस। ये वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है किस में, इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी बॉम्बेस कैप्सूल्स के जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर से हम टेक्निकली क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पे वॉल्यूम वाटर का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद इसके बताएंगे कि विच कंबाइन ये कंबाइन होता है किसके साथ, विद द इंक्रीज प्रोडक्शन, विद द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन। वही एंटी डायरेटिक हार्मोन का रेफरेंस दे रहे हैं, वेसोप्रेसिन। जब ये इंक्रीज होगा यानी विच कंबाइन विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन होगा, तो इसके रिजल्ट के तौर पर विल कॉज वाटर रिटेंशन इन यूरिन। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन इन यूरिन, और फिर इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा क्या चीज़, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। क्या होगा इसमें, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा। नतीजा क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर, जिसको हम वॉल्यूम रिसेप्टर के नाम दे रहे हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, इन एट्रिया पाया जाता है। और इसके साथ साथ कैरोटिड आर्टरीज में किसको डिटेक्ट करता है, ब्लड वॉल्यूम को इन द एट्रिया खास तौर पे सिग्नल देगा यहाँ से रिसेप्टर्स के थ्रू किसको, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन। वहाँ से क्या सिक्रीशन होगी, वेसोप्रेसिन हार्मोन की। वेसोप्रेसिन जो होगा वेसोडाइलेशन करवाएगा, खास तौर पर किसका रेफरेंस देना है, रीनल वेसोडाइलेशन का। नतीजा क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वाटर का इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इंक्रीज होगा, जो कि एक तरह से कंबाइन इफेक्ट है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन एज वेल। तो लिहाजा वाटर रिटेंशन इन यूरिन होगा उसके रिजल्ट के तौर पर, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और फिर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने के रिजल्ट के तौर पर ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम इस रेफरेंस से स्टडी करते हैं, वॉल्यूम रिसेप्टर के हवाले से इसको हम स्टडी करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमने थोड़ा सा मज़ीद आगे चलना है। ये तो हमने देख लिया, यानी ये एडिशनल नॉलेज है। ये मैं आपको पहले बता दूं, यूएचएस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, आपने नम्स का भी एग्ज़ाम देना होगा, तो नम्स में भी आपको ये चीज़ें, ज़ाहिर बात है वहाँ पे भी इसको कवर अप करना है। तो यू मस्ट नो अबाउट द बैरोरिसेप्टर एज वेल। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से या यूएचएस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन आपको अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर भी और नर्व्स के हवाले से भी इसको प्रिपेयर करना है। तो अब हम आगे चलते हैं एक स्टेप और अब इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि ब्लड प्रेशर का हमारा टॉपिक है, तो इसमें भी हमें देखना है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी हाइपरटेंशन क्या होता है, और लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन किसे कहते हैं। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन बेसिकली किसे कहते हैं, ये कंडीशन होती है जिसको आप क्या कहते हो, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है कि आपको मालूम हो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमने डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू आपको बताई थी 120/80। 120 क्या होता है सिस्टोलिक, और 80 में क्या होता है डायस्टोलिक, और HG इसमें हम लेते हैं। तो अब हमें ये मालूम हो कि डिफरेंट सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी स्लीपिंग कंडीशन हो या सिटिंग कंडीशन हो, पॉस्चर हमारा चेंज होता है, खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर कुछ होता है, बैठते हैं तो थोड़ा सा उसमें वेरी करता है, लेट जाएं, सो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा और मज़ीद वेरी करता है। इसी तरह से हम वॉक कर रहे हो तो उसमें ब्लड प्रेशर की कंडीशन ज़रा डिफरेंट होती है, यानी थोड़ा सा बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज के दौरान ये मज़ीद बढ़ता है, तो इसको हम ब्लड प्रेशर नहीं कहते। दिस इज़ नॉट कॉल्ड हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन नहीं होता, ये बाकायदा
बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना ब्लड को, कार्डियक आउटपुट होता है, उसके रिजल्ट के तौर पर ब्लड जो होता है ये फोर्सफुली किस में, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये तो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सर्कुलेशन की, तो ज़्यादा सर्कुलेशन हो रही होती है, तो इस तरह से ये नॉर्मल रूटीन हमारी चल रही होती है, जिसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर के उसमें लाते हैं। लेकिन क्या है कि जब ये ब्लड प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो जाए, यानी ये जो वैल्यू आपको बताई है, इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, यानी कहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू है, हम यहाँ पे लिखते हैं 140/90, यानी ये आप कह सकते हो नॉर्मल का पीक कह सकते हो कि इस रेंज में अगर ब्लड प्रेशर है तो हम उसको पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। लेकिन अब ये अगर रहना शुरू हो जाए या इससे फिर अबव जाना शुरू हो जाए, तो फिर वो पर्सन इज कंसीडर डिक्लेयर्ड क्या हो जाता है एज ए पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट कहलाता है। तो लिहाजा अब इसकी क्या रीजंस होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस आर देयर, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस होती है, क्योंकि इसको आप जैसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, एक कहलाता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा कहलाता है नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन वो होता है जिसकी बज़ाहिर कोई हमें कोई रीज़न नज़र नहीं आती, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। तो 90% लोगों में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो जिसको डायग्नोज किया जाए, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, जैसे आप एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन हार्मोन की बात करते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करते हैं, थायरॉक्सिन की बात करते हो, तो उसमें अगर कोई डिसऑर्डर हो तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसको हम नॉन एसेंशियल में ले जाते हैं। इसी तरह किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या और कोई एक्यूट रीज़न है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो डायग्नोज हो जाता है उसको हम किसमें क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। तो बाकी इसके अलावा इसमें डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल आ जाता है। लाइफस्टाइल में आप देखते हैं हमारा कि हमारी रूटीन डाइट है, हमारा एक्सरसाइज प्लान होता है, वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो लिहाजा इनमें भी क्या होगा कि ये रीजंस बनती हैं किस चीज़ की, ब्लड प्रेशर की। तो उसमें हम देखते हैं डाइट प्लान के हिसाब से, अगर हमारी डाइट में इस किस्म की डाइट है जिसमें फैटी फूड्स ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बाकायदा उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो उसका नैरो हो जाना, और उसके बाद ब्लॉकेज शुरू हो जाना, और ये सारी आगे रीज़न बन जाती है किसकी, हाई ब्लड प्रेशर की। ओबेसिटी जो थी, मोटापा जो होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ में फिर ये आ जाता है किस चीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात बन जाती है। तो मैंने आपको बताया हंड्रेड्स ऑफ रीजंस आर देयर ऑफ हाइपर टेंशन। और इसी तरह टेंशन कह रहे हैं, जहनी तनाव की बात की जाती है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होती है, दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ हाइपर टेंशन। तो इसको बार बार मॉनिटर किया जाता है। एक तो हम कहते हैं कि आज ब्लड प्रेशर किसी टाइम हो गया, किसी वजह से बढ़ गया, तो उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, तो इसको हम ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं कहेंगे। बाकायदा इसको मॉनिटर किया जाता है कई मरतबा, और कई रोज़ तक इसको जब चेक करने के बाद एक वैल्यू कंसिस्टेंट हो जाती है, तो फिर हम उसको डिक्लेयर करते हैं द पर्सन इज़ अ पेशेंट ऑफ हाइपर टेंशन। तो अब इसमें हमें ये मालूम हो कि ये तो वैल्यू है, इससे वैल्यू बढ़ जाए तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन का नाम देंगे। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इफ़ेक्ट याद रखिएगा कि अगर प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर है, देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड हाइपर टेंशन, यानी बहुत लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर चल रहा है और कंट्रोल भी नहीं है। कंट्रोल से मुराद ये कि ऑब्वियसली जब एक पर्सन पेशेंट हाइपरटेंशन का और वो कोई मेडिसिन लेता है और अपनी डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए उसको कंट्रोल करता है, तो उसके फिर इतने ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन ना लंबे अरसे से हाई ब्लड प्रेशर चल रहा हो, तो फिर ये ग्रेजुअली क्या करेगा, आपको ये मालूम हो स्टूडेंट, डैमेज करेगा लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये डैमेज द लाइनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स की लाइनिंग इसकी वजह से डैमेज होती है। इसी तरह से ये क्या करेगा, लीड्स टू
लीड्स टू वीकनिंग, कमज़ोर कर देता है किस चीज़ को, ऑफ हार्ट मसल्स, ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स को ये क्या करेगा, वीक कर देता है। और वीक होने के रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, ये क्या हो जाते हैं, बिकम्स थिकेंड, थिक हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस स्ट्रेन, मुसलसल दबाव की वजह से स्ट्रेन imposed on them, मुसलसल उस पर जो हाई ब्लड प्रेशर का दबाव होता है उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, दे बिकम थिकेंड आल्सो। और इसी तरह से क्या होता है कि जो हार्ट है इसकी जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो भी क्या होता है, डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ये भी अहम पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिक्लाइन एफिशिएंसी किस चीज़ की एफिशिएंसी, ऑफ इट्स पंपिंग एक्शन, इसमें भी क्या होगा, कमी आना शुरू हो जाएगी। नतीजा क्या होगा कि ब्लड जो होगा, ब्लड ये में रिटेन मौजूद रहना शुरू होगा, किस में, इन द हार्ट एंड आल्सो, इसके साथ साथ किस में, लंग्स में भी जाके ये ब्लड जो है रुकना शुरू हो जाएगा, मौजूद रिटेन करेगा हार्ट में भी और लंग्स में। और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि ख़ास किस्म का कार्डियक फेलियर होता है, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का नाम देते हैं। आपको मालूम है ये किस किस्म की कंडीशन होगी, ऑब्वियसली ये फैटल कंडीशन होगी, इसको हम फैटल कंडीशन का नाम देंगे। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट हाइपर टेंशन और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाइपर टेंशन। बाकायदा इसके लिए जो ड्रग्स रिकमेंड की जाती है फ्रॉम योर फिजिशियन, वो उसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए और उसको बाकायदा रूटीन के साथ यूटिलाइज़ किया जाए। उसमें तो ऑब्वियसली मेडिसिन का एक सर्टन टाइम इफेक्ट होता है, उसके बाद उसका इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो लिहाजा नेक्स्ट डोज का टाइम आ जाता है। ये नहीं होता कि मेडिसिन ली है और उसके बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है तो ये ना समझ ले पेशेंट की वो ठीक हो गया है, वो ठीक नहीं होता, बल्कि उसका सिर्फ कंट्रोल होता है। तो लिहाजा एज पर डॉक्टर्स एडवाइस कि मेडिसिन जो है उसने अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं छोड़नी, बाकायदा उसको रेगुलर लेना होता है। तो लिहाजा एक तो ये चीज़ होगी, इसके अपोजिट एक चीज़ आ जाती है जैसे आप क्या कहते हो, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को मेडिकल साइंस में कोई बीमारी नहीं कहते कि ब्लड प्रेशर लो हो जाना, यानी 120/80 है, इससे नीचे बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है 110/70, इसको भी नॉर्मल ही लिया जाता है, बल्कि इससे जब नीचे जाता है यानी इसमें 95/65 आ जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, ये नीचे आएगा, लो ब्लड प्रेशर का नाम दिया जाता है, इसको हाइपोटेंशन का नाम देते हैं। इससे क्या होता है कि हार्ट बीट का इसमें समटाइम इसमें स्लो हो जाना और ब्लड की सप्लाई भी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस वजह से इसके इम्पेक्ट जो है ये क्या है, बंदा शॉक में जा सकता है और इसमें अनकॉन्शियस हो सकता है और ये काफ़ी आगे जाकर डेंजरस भी हो सकता है। तो लिहाजा इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि किस किस्म के लोगों में, आमतौर पर 65 ईयर्स ऑफ एज या उसके बाद ऑब्ज़र्व किया जाता है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में हम इनको जनरली ऑब्ज़र्व करते हैं। केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स ये ख़ास तौर पर आप ये जनरली ऑब्ज़र्व करेंगे कि इनमें हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए बाकायदा अपनी डाइट वगैरह का
ख़ास ख्याल रखना। और ख़ास तौर पर हाइपरटेंशन की हम बात करते हैं तो इसमें आपको मालूम हो फैटी फूड ख़ास तौर पे आ जाती है, प्लस सॉल्टिश फूड, सॉल्ट जिसकी वजह से फूड इंक्रीज़ क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और इसी तरह से इसमें लाइफस्टाइल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें रूटीन एक्सरसाइज है या नहीं, बॉडी में ओबेसिटी तो नहीं हो रही, तो उसको इस तरह से कंट्रोल करना ये इसके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक बच्चों क्या था ये ब्लड प्रेशर का। अब इसमें एक अहम चीज़ हमने आगे चलना है, उसमें मज़ीद क्या देखना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड हमने डिस्कस करना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। एक हमने ब्लड प्रेशर इससे पहले डिस्कस किया, तो अब उसके बाद हम बता रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड स्टूडेंट याद रखना है कि हार्ट पंप करता है ब्लड इनटू द आर्टरीज। हम स्पेसिफिकली रेफरेंस किसका देते हैं, एओर्टा का रेफरेंस देते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड हाईएस्ट किस में होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड ये हाईएस्ट होगा किसमें, इन एओर्टा, एओर्टा में होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये हाईएस्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड होता है क्योंकि आपको मालूम है कि ये हार्ट पंप करता है ब्लड इनटू द एओर्टा, तो ये हाईएस्ट होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड जब एओर्टा से जाएगा ऑब्वियसली किस में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरीज से फिर ये आर्ट्रियोल्स की तरफ जाना है और अल्टीमेटली इसमें कहाँ जाना है, कैपिलरीज की तरफ चले जाना है। तो जैसे जैसे ये ब्लड आगे जा रहा है तो अब आप हमने इसमें ये बताना होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो ब्लड है इसके बारे में टेंस टू फॉल, टेंस टू फॉल, ये कम होना शुरू हो जाएगा। कैसे फॉल होना शुरू होगा, एज ब्लड मूव्स, एज ब्लड मूव्स थ्रू द arteries and arterioles, ठीक है जी। तो जैसे जैसे ब्लड कहाँ से गुजर रहा है, आर्टरी से गुजर रहा है, फिर आर्ट्रियोल से गुजर रहा है। रेट जो होता है लोवेस्ट कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन कैपिलरीज। द रेट इज लोवेस्ट इन किस में होगा, इन कैपिलरीज में होगा, ब्लड कैपिलरीज में होगा। और ये कितना होता है 1 मिलीमीटर पर सेकंड, ये लोएस्ट इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड होता है किसमें, कैपिलरीज में। उसकी आपको रीज़न भी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सी ये है कि जब हम कहते हैं कि बिटवीन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, तो आपको मालूम है ना तो आर्टरीज की वॉल से, ना ही आर्ट्रियोल की वॉल से, ना ही वेन्स की वॉल से, ना ही वेन्यूल्स की वॉल से कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल नहीं होता। हमेशा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल थ्रू कैपिलरी वॉल्स होगा। तो लिहाजा यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड का स्लो होना ज़रूरी है, यानी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड होता है। तो डिफ्यूजन अगर हो रहा है या मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो रहा है फ्रॉम बॉडी सेल इनटू द ब्लड थ्रू कैपिलरी वॉल, और इसी तरह से फ्रॉम ब्लड इन द कैपिलरी वॉल थ्रू इनटू द बॉडी सेल्स, तो वो फिर कन्वीनियंटली हो जाता है। अगर इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा होता तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं था। तो लिहाजा ये बड़ी अहम बात है जो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड एओर्टा में ज़्यादा है, आर्टरीज में कम हो रहा है, आर्ट्रियोल्स में मज़ीद कम हो रहा है, और कैपिलरीज में सबसे लोवेस्ट है। उसकी वजह क्या होती है, ये जो चेंजेस आती हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड किसका नतीजा होता है, याद रखिएगा ये किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। इट विल डिपेंड अपॉन
क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किस चीज़ का, ऑफ ब्लड वेसल सिस्टम की बात करेंगे। ब्लड वेसल सिस्टम, हमने ब्लड वेसल नहीं कहा बल्कि ब्लड वेसल सिस्टम का है। रीज़न ये होती है कि बहुत सिंपल सी रीज़न है कि आपके सामने क्या है, एक एओर्टा है, एक आपके पास ये क्या है, एओर्टा है। इस तरह से देखिए ये एक एओर्टा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपके पास ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन तो हम कहेंगे इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड भी ज़्यादा है। और जब हम कैपिलरी की बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने कैपिलरी शो किया है, ये आपके सामने कैपिलरी शो की है, इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है किसके मुकाबले में, एओर्टा के मुकाबले में। तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा होता है, और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एओर्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड भी इसमें ज़्यादा है। कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड भी कम है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ सिंपल सी ये होती है कि एओर्टा एक होती है और कैपिलरी का पूरा क्या होता है, बेड होता है, पूरा नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में। तो लिहाजा कैपिलरीज जो होती हैं ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल इनका जो ब्लड वेसल सिस्टम की बात आ गई ना इसमें, यानी पूरे जो हमारा कैपिलरी नेटवर्क सिस्टम है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाता है किसके मुकाबले में, एओर्टा के मुकाबले में। इस तरह एक एओर्टा से कई आर्टरीज निकलती हैं, तो आर्टरीज एक नहीं है, ज़्यादा है, तो तमाम आर्टरीज का अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे एओर्टा से बढ़ जाएगा। इसी तरह से आर्ट्रियोल्स का लोगे आर्टरी से बढ़ जाएगा, कैपिलरीज का लोगा इन सब से बढ़ जाएगा। तो लिहाजा यही वजह होती है कि एओर्टा में क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि एक ब्लड वेसल है, तो इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसके मुकाबले में कम है, इसका ओवरऑल आर्टरीज के मुकाबले में, आर्ट्रियोल्स के मुकाबले में और कैपिलरीज के मुकाबले में। तो लिहाजा यही वजह होती है कि चेंजेस जो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड में रिजल्ट किसका होता है, चेंज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो। तो ये फ्लो जो होता है, अब देखिए हार्ट से ब्लड पंप होता है इनटू द एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज पे चला गया। ओके, अब वहाँ से वापस देखिए किस में आएगा, ये वेन्यूल्स में आएगा। यानी अब आप देखिए कैपिलरीज मिलकर क्या बना रही है, वेन्यूल्स, स्मॉल वेन्स को हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स का नाम देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया देख सकते हैं कम हो रहा है, पहले कैपिलरीज थी ज़्यादा, अब मिलकर क्या बना रही है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ वेन्यूज बना रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर वेन्स बनेगी तो मजीद बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ब्लड ने कहाँ पहुँचना है, बैक टुवर्ड द हार्ट पहुँचना है। तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई रेट ऑफ फ्लो तो चाहिए ना। लेकिन हमें ये भी पता हो कि जो वेन्स होती हैं तो इसमें फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वेन्स में किस तरह से मेंटेन होता है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज मेंटेन्ड बाय, किस तरह से मेंटेन होता है वो देखिए। सबसे पहला रेफरेंस आपने देना है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग मसल्स। सराउंडिंग मसल्स का क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। इसकी वजह से किस सराउंडिंग मसल से मुराद, जिन्होंने सराउंड किसको किया, वेन्स को। इसी तरह से दूसरा रेफरेंस इसमें आप किसका दोगे कि एक्शन ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स, एक्शन ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व। जो वेन्स होती है ना, ये देखिए इस तरह से वेन, ये वेन हमने शो किया, इसमें हमने ये क्या शो किया है, दैट इज़ व्हाट सेमिल्यूनर वेल्व। तो ब्लड जा तो सकता है, वापस आ नहीं सकता, जा सकता है यानी वापस से नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेगुलेट होता है फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड द मेन प्लेस। मेन प्लेस क्या होती है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हार्ट की तरफ ब्लड वापस जाना है, तो एक्शन ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। और इसी तरह से जो बाकी हमारे बॉडी के दूसरे मसल्स होते हैं, यानी आप कह सकते हैं
मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है हमारे बॉडी की, वो भी इसमें रोल प्ले कर रही होती है। साथ साथ इसमें हमारी क्या आ जाती है, ब्रीदिंग मूवमेंट भी हो जाती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट्स का नाम देते हैं। ये भी सारी रीजंस बन जाती हैं। यही चीज़ आप कहाँ पे मज़ीद डिस्कस करोगे, लिम्फेटिक सिस्टम में, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंपिंग रोल तो होता ही नहीं है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिम्फ कैपिलरी से मिलकर लिम्फ वेसल्स बनते हैं। लिम्फ वेसल्स मेन लिम्फ ट्रंक बनाते हैं जो कि टुवर्ड सब क्लेवियन वेन की तरफ आते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए पंपिंग डिवाइस तो है नहीं, तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फ्लो रेगुलेट किस तरह से होता है। जैसे ये वेन्स का बताया, इसी तरह से हमने आगे चलकर लिम्फ वेसल्स का भी इसमें डिस्कस करना है, तो लिहाजा दोनों का आपको क्लियर होना ज़रूरी है। इसमें भी सेमिल्यूनर वेल्व होते हैं वेन्स में, और लिम्फ वेसल्स में भी आपको सेमिल्यूनर वेल्व मिलेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ब्लड वेसल सिस्टम। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आ रही थी, टॉपिक्स आ रहे थे कि किस तरीके से बैरो रिसेप्टर का क्या रोल होता है, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, हाइपोटेंशन क्या होता है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सर्कुलेटरी फ्लूइड, यानी ब्लड को हमने डिस्कस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।